हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम हिंदी की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए प्रश्न करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का मोटिवेशन थॉट है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो अगर कोशिश होगी अच्छी सही दिशा में तो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फारसी? तो प्रति उपसर्ग जो है वो हिंदी भाषा के किस भाषा से आया, ये आपसे पूछा है। तो किससे आया है? संस्कृत भाषा से आया। ठीक है। श्रृंगार का तत्सम शब्द है, श्रृंगार का तत्सम शब्द आपसे पूछा है, कौन सा है? तो यहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। श्रृंगार आपका वर्तनी जो इसकी सही है, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये जो लगा ये गलत है। ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग द्वारा इसका विकल्प बी माना गया था, बट ये बी आपका गलत है। ठीक है। ये ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? पास्तो, रोमन, जापानी, अरबी? तो अखरोट शब्द जो है पास्तो भाषा से आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? साविभक्ति, निर्विभक्ति, मौलिक, यौगिक? तो यहाँ पर जो पूर्वक शब्द है वो कौन सा है? ये मौलिक विभक्ति का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। मौलिक संबोधन बोधक अव्यय होता क्या है? जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से प्रकट करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। मौलिक संबंध बोधक अव्यय कौन से होंगे? पूर्वक, बिना, पर्यंत, नाई, ये सभी हमारे मौलिक आते हैं। यौगिक के अंतर्गत कौन से आते हैं? अपेक्षा, तुल, समान, चलते, ये सभी आपके यौगिक संबंध बोधक अव्यय में आते हैं। ठीक है। तो आपका पूर्वक शब्द था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मौलिक संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? चपला, तोयनिधि, अच्छी, झस? तो आपका झस जो है मछली का पर्यायवाची है। ठीक है। चपला आपका किसका है? बिजली का है। तोयनिधि आपका समुद्र का है, और अच्छी आपका आंख का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, झस। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? ये आपको जो शब्द दिया ये पूछा गया कौन सा सर्वनाम है। तो आपको पता है जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो वो चीज क्या है? जो क्या है आपका संबंधवाचक है। ठीक है। निश्चयवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं, पुरुषवाचक नहीं, क्या है? संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। जो का पेयर क्या होता है? सो, जो, सो। ठीक है। कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है। जब क्रिया का संबंध कर्म से डायरेक्ट होगा तो वहां पर क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। और क्रिया में रूपांतर डैश के अनुसार होता है। किसके? कर्म के अनुसार। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। तो ये कर्मवाच्य की परिभाषा लिखी है, जब क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से हो और क्रिया का रूपांतर भी किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार हो, तो वहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। वाच्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत, कर्म, भाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है।
उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है, यह आपसे पूछा गया है। तो उसने मुझसे कहा, यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अल्प विराम, फिर ये उद्धरण चिन्ह, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। मल्हार अलापना का अर्थ होता है चैन से जिंदगी कटना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका जो आशय है वो क्या है? उपयोग, ठीक है। किसी वस्तु को हम व्यवहार में अपने ला रहे हैं, मतलब उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अनुपयोग का अर्थ क्या होता है? जिसे व्यवहार में ना लाया गया हो। प्रयोग का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु को उपयोगिता की दृष्टि से की गई जांच। सदुपयोग का मतलब है किसी वस्तु का उचित प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। सबसे उपयुक्त जो है ऑप्शन नंबर उपयोग होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? आरोग्य, स्थायी, ऊर्जस्वी और औतुसुक। इसमें आपको बताना है किसमें स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। ये आरोग्य लिखा हुआ है तो गलत है। ईसाई में बड़ी की मात्रा लगेगी, ठीक है। औतुसुक में, औतुसुक नहीं उत्सुक होता है, ठीक है। तो ऊर्जस्वी, यही शब्द ये जो है आपका अशुद्ध नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। निष्कपट, निकपट, निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो आपको विसर्ग का साइन देख के ही पता चल गया ये विसर्ग संधि का है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो पूर्व पद गौड़, उत्तर पद प्रधान, तो वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम में जब प्रत्यय कोई जुड़ता है तो कौन सा प्रत्यय होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। कौन सा? तद्धित। और जब क्रिया में जुड़ता है तो कौन सा प्रत्यय होता है? कृदंत प्रत्यय होता है, ठीक है। कृत प्रत्यय, सॉरी। ये सारे प्रत्यय आप संस्कृत जब पढ़ते हैं तब उसमें देखते हैं, ठीक है। अन्य और कृदंत, संस्कृत, ये सब। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तद्धित जो है संज्ञा सर्वनाम में और क्रिया जो है कृत प्रत्यय में, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रंथ का तद्भव शब्द है, तो ग्रंथ का तद्भव शब्द गाठ है। ऑप्शन नंबर ए। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर किस पे पड़े? कर्म पर पड़े, तो उसे क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, विकास पानी पीता है। अब पीता है क्या है? क्रिया है। इसका फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर ना पड़ के किस पे पड़ रहा है? कर्म, यानी पानी पर पड़ रहा है। तो पीता क्या? पानी पीता है वो, ठीक है। विकास थोड़ी पीता, तो पानी क्या हमारा? कर्म है। तो क्रिया का जो संबंध है किसके साथ फर्क पड़ रहा है? पानी पे, कर्म पे। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया था। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मय आदि बोधक है? अब मैंने कहा हम चल रहे हैं, ठीक है, सामने बहुत भीड़ है, कुछ लोग, हमने क्या हटो, तो क्या कर रहे हैं? चेतावनी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई संबोधन का है नहीं, धिक्कार भी नहीं रहा है, कोई विस्मय नहीं है हमें, ठीक है। चेतावनी दे रहे हैं कि आगे हटो, हटो।
हमें जाने दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट, ये आपको पता ही होगा, विस्मय में क्या अहो, अरे, क्या, ऐसे शब्द होते हैं। शोक पीड़ा ग्लानि में हाय, उफ, ये सभी। प्रशंसा में शाबाश, अति सुंदर। चेतावनी में बचो, हटो, सावधान, ये सारी क्या शब्द हैं, चेतावनी वाले हैं। संवेदना में क्या आएगा आपका, हाय हाय, तौबा तौबा, ये सभी आपके संवेदना में आएंगे। तिरस्कार में छी छी, धिक धिक्कार, ये सभी आपके तिरस्कार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो मनोभाव के आधार पर जो मैंने प्रमुख भेद थे वो आपको बता दिए, उसके अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे वो भी बता दिया। नेक्स्ट है आपका, तुम दिन भर घूमते रहते हो। भर शब्द कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पे भर क्या है, निपात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तृष्णा के विपरीत, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। विपरीत अर्थ वाला आपको बताना है तृष्णा का। वितृष्ण, वितृष्णा, तृप्ति या लोभ। तो तृष्णा का जो आपका विलोम होता है वो होता है वितृष्णा, ठीक है। तृप्ति तृष्ण का विलोम है, लोभ का विलोम त्याग होता है, और तृष्णा का वितृष्णा होता है। नेक्स्ट, जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वही विलाप से आशय है, यानी विलाप से आशय आपको बताना है, ठीक है। प्रलाप का आशय क्या दिया है, दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना, ये प्रलाप कहलाता है। तो विलाप का अर्थ क्या है, रो रो कर अपना दुख कहते जाना, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, विलाप, ठीक है। तो विलाप का अर्थ क्या होता है, रो रो कर अपना दुख जब कहते हैं तो उसे ही बोलते हैं विलाप करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है, देव, देवी, दैवीय, देवता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, दैवी, यह आपका संबंधवाची है, ठीक है। संबंधवाची का यहाँ पे अर्थ है, इसमें दैव शब्द है और इसमें ईए प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें संबंध हो रहा है इसलिए दैवीय बन गया। देवता आपका खुद शब्द है, देवी में भी शब्द पूरा है, देव भी आपका एक शब्द है पूरा। तो संबंधवाची शब्द कौन सा है, दैवीय है, ठीक है। जैसे जाति में ई प्रत्यय लग गया, जातीय। मानव में ई प्रत्यय लग गया तो मानवीय बन गया। तो ये सभी क्या है, संबंधवाची है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मेरे हाथ से, मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है। तो में किसमें आता है, अधिकरण में पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अधिकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं काल, पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। तो क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे ही क्या कहते हैं, काल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट। और काल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं, प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा है। तो इसे क्या कहते हैं, अन्वय। देखिए आज के जो हिंदी के क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे अलग प्रश्न हैं आपके। ऑप्शन नंबर बी अन्वय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, यह आपसे पूछा है। उच्छिष्ट, पार्श्विक, सघोष, ऊष्म। तो प्रश्न और उच्चारण के आधार पर कौन सा वर्गीकरण नहीं है व्यंजन का, सघोष नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नाद की दृष्टि के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण होता है उसे ही हम बोलते हैं सघोष या घोष, ठीक है।
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 3, 4, 5 और अंतस्थ 345 अंतस्थ, ये सभी आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, वर्णमाला की वीडियो में अच्छे से मैंने इसको बताया हुआ, पूरी वर्णमाला अच्छे से बताइए, आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? प्लत्व, गुरु, मूल या लघु। तो दीर्घ स्वर कहते हैं, यहाँ पे दीर्घ ऑप्शन है नहीं, तो दीर्घ को ही क्या बोलते हैं? गुरु। ठीक है, गुरु स्वर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ह्रस्व स्वर से ज्यादा लगता है और प्लत्व से कम लगता है। ठीक है, यानी ह्रस्व से दोगुना समय किसमें लगता है? गुरु स्वर में। ठीक है, यानी दीर्घ स्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो आपको बताना है, ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है। ठीक है, तो आपको बताना है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है, मतलब कौन से ऐसे हैं जहां पर कंपन होता है, किसके उच्चारण स्थान में? तो काकल्य। ठीक है, काकल्य आपका कौन सा व्यंजन है? हा व्यंजन आपका जो है वो काकल्य व्यंजन है, और जब हा को हम बोलते हैं तो स्वर तंत्री जो हमारी है उनमें कंपन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, काकल्य। और सभी हमारे बोल के आप देख लीजिए, कंठ में भी नहीं होता है कंपन, मूर्धन में भी कंपन नहीं होता, वर्ष में भी कंपन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ काकल यानी हाथ, हा को बोलेंगे तब तो स्वर तंत्रियों में हमारा क्या होगा? कंपन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग में प्रथम वर्ड से परे कोई अनुनासिक वर्ड हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ड के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ड हो जाएगा? ये आपसे पूछा है। प्रथम वर्ड का कोई हो, जैसे कि वाक प्लस मैं। ठीक है, तो ये प्रथम वर्ग का है, प्रथम वर्ड आपका का। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे आपके? उसी का कोई अनुनासिक वर्ड हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ड के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ड आएगा? पंचम वर्ड आएगा, यानी कि अनुनासिक वर्ड आ जाएगा। तो का है, का पंचम वर्ड क्या होता है? अंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? अंगा आ जाएगा, वांग्मय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पे सही? बी हो जाएगा। ठीक है, जब प्रथम वर्ड में संधि होती है तो वहां पर क्या हो जाता है? उसी वर्ग का पंचम वर्ड आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट, आपको वीडियो अगर समझ में आ रही है और अच्छी लग रही तो प्लीज सभी लोग लाइक करें और शेयर जरूर करें। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? यानी उनकी उत्पत्ति का भी हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, ऐसे शब्दों को ही क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। देशज शब्द क्या बोलते बोलते हो गया। ठीक है, जैसे लोटा, ये सभी शब्द। ठीक है, रोटी वोटी, तो वोटी क्या है आपके? देशज शब्द है, बोलते बोलते हो गए। डम डम, ठीक है, ये सभी आपके देशज शब्द हैं। इनकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं कि कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के आपके 3 भेद होंगे। ठीक है, कौन कौन से?
ये यहाँ पे तो शब्द को दे दिया, ये इसको आपका सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार की संज्ञा होगी वयोपद के आधार पर। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये आपके वयोपद के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं वयोपद के आधार पर, व्यक्ति, जाति, भाव। नेक्स्ट आपका समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो समानाधिकरण जो है आपका, ये समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समानाधिकरण होता क्या है? जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जहां पर किंतु, और, या, अथवा, तथा, परंतु, लेकिन, अतः एवं ये शब्द सभी शब्द आते हैं, वहां पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तुम प्रतिदिन खेलते हो। उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? गुणवाचक, तो गुण तो नहीं बता रहा है। परिमाणवाचक, परिमाण भी नहीं बता रहा है, नापा तोले वाली कोई बात ही नहीं है। कालवाचक या स्थानवाचक। तो तुम प्रतिदिन खेलते हो, तो ये समय का बता रहा है कि वो रोज खेलता है, तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार, परोपकार। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बहिष्कार। कुल, कुल, कुल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे गलत लिखा, कुल, कुल, कुल। तो कुल का अर्थ होता है आपका सब, और कुल का अर्थ होता है वंश, यानी हमारे कुल का, यानी वंश का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुल का अर्थ होता है वंश, और कुल का अर्थ होता है कुल, कुल सा बोल रहा है, सब और वंश। आज के लिए वीडियो इतनी ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।